आप देख रहे हैं अग्निपथ। आज बनारस कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया जिसमें जो हिंदू पक्ष था या मंदिर पक्ष था उसकी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया और जो मुस्लिम पक्ष था उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। अब इसमें कुछ बिंदु थे जिनका जिक्र करना ज़रूरी है। वो बिंदु थे कि उनको वहाँ पर पूजा की इजाज़त दी जाए, इस बात को रखा था हिंदू पक्ष ने। इसके अलावा हिंदू पक्ष की जो मांगें मानी गई हैं उनमें है हिंदू पक्ष की मांग जो मानी गई है उसमें मुस्लिम पक्ष की याचिका जिस पर खारिज की गई है और 3 मांगों पर मुख्यतः सुनवाई होगी। अब पूजा के अधिकार की मांग पर सुनवाई होगी, मुस्लिमों की जो एंट्री बैन करने पर सुनवाई होगी, इसके साथ ही इस पर 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। ये काफ़ी अहम केस है, क्या काफ़ी अहम मामला है। ज्ञानवापी के इस केस पर काफ़ी दिनों से निगाह लगी हुई थी, बार बार तारीखें लग रही थी और ये सबको इंतज़ार था कि कोर्ट आखिर क्या कहेगा। कोर्ट ने कहा कि ये जो याचिका है ये सुनवाई योग्य है, यानी कि एक रास्ता खुल गया है। एक रास्ता खुलने का मतलब है कि अब इन 3 मांगों पर सुनवाई करेगी कोर्ट। अब इस सुनवाई के दौरान कौन कैसे अपना पक्ष रखेगा ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में जो मांगे रखी गई हैं अगर वो मांगों पर सुनवाई होती है तो जो पक्ष है यानी कि जो मंदिर पक्ष है वो अपने एविडेंसेस लाएगा, अपनी चीज़ों को सामने रखेगा और जो मस्जिद पक्ष है वो उसका विरोध करेगा। अब देखना ये होगा कि किसके पास कितने मजबूत पक्ष हैं, क्योंकि कोर्ट ने तो कह दिया कि सुनवाई होगी। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो कार्बन डेटिंग करवाने की एक मांग थी जिस पर उसको खारिज कर दिया गया था और वो मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पर भी सुनवाई होगी। क्योंकि कार्बन डेटिंग पर सुनवाई के का जो एक मुद्दा था वो ये था कि उससे उसकी शिवलिंग की उम्र पता चलेगी कि कितने 100 साल पुराना शिवलिंग है, उसके आधार पर ही तय किया जाएगा। लेकिन जो लोअर कोर्ट थी उसने मना कर दिया था, उसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए थे। लेकिन ये मामला एकदम दूसरा है। अब आस्था से जुड़े हुए मामला अदालत में है। अब अदालत के दांव पेच के बीच में ये मामला चलेगा और उनमें सुनवाई किस तरह से आगे की राहें खुल गई हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट मेरे साथ हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब आगे का रास्ता किस तरह से खुलेगा, आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ रिएक्शन सुना दूं जो इस केस के फैसले के बाद आए हैं। तो ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। अच्छा, मांग क्या रखा गया था आप लोग जो आज अदालत में एक्सेप्ट किया है? अदालत में हम लोगों ने मांग रखा था मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित हो, पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए, पूजा पाठ की दी जाए। और साथ ही आज का जो फैसला आया है ये एक बहुत बड़ा फैसला अपने आप में इसलिए है क्योंकि अब जितने भी ज्ञानवापी के मुकदमे जो चल रहे हैं उनको एक नई दिशा और दशा मिलेगी इस मुकदमे के पोषणीय हो जाने से, क्योंकि ये मुकदमा अपने आप में कंप्लीट मुकदमा है। ये जैसे शरीर को उसके सारे अंग मिल गए हों उस तरह से ये मुकदमा है। तो इसलिए अब जो है पोषणीयता की बिंदु पर हम खरे उतरे हैं। आगे मुकदमे की सुनवाई होनी है, 2 दिसंबर की डेट इसमें तय की गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा हिंदुओं के पक्ष में निर्णय आया है और माननीय कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ये केस चलने योग्य है। जो विवाद है इसमें भी भगवान विश्वेश्वर का भव्य मंदिर बनने के मार्ग प्रशस्त होंगे, हिंदुओं को न्याय मिलेगा, शिवलिंग की भी पूजा और गौरी की पूजा करने का पूरा अधिकार मिलेगा। जज साहब ने ये फैसला नहीं, जज साहब ने ये आर्डर किया कि नहीं ये मुकदमा हमारे यहाँ चलने योग्य है, हम इसे चलाएंगे और आप अपनी जवाबदेही रखें। नहीं, मेरे हिसाब से तो ये आदेश गलत है। आगे पूरा आदेश देखने के बाद अगर जो होगा इसमें रिवीजन होता है, रिवीजन होगा। तो आपने सुना कि जो हिंदू पक्ष है या जो मंदिर पक्ष है वो खुशी जाहिर कर रहा है और जो मस्जिद पक्ष है उसका कहना है कि हम अभी देखेंगे इस पूरे जो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है उस पर हम रिवीजन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। वजह साफ़ है कि तमाम बिंदुओं पर, तमाम पहलुओं पर नज़र दौड़ाने के बाद ही ये फैसला लेंगे कि आगे क्या इस फैसले के खिलाफ ऊपर की अदालत में जाया जाए। इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, अनुपम द्विवेदी जो हैं वकील हैं हिंदू पक्ष के,
जो कि बनारस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के, नेता हैं बीजेपी के अमित पुरी साहब, सलाउद्दीन शिबू साहब हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और राजू दास जी हैं, महंत हैं हनुमानगढ़ी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनुपम द्विवेदी जी का रुख करूंगा। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आज पूरी जो प्रोसीडिंग थी, अगर सामान्य भाषा में समझना हो तो क्या प्रोसीडिंग थी, आपकी याचिका क्या थी, आपकी अर्जी क्या थी, और किन किन बिंदुओं पर कोर्ट ने पोषणीयता को माना है कि हाँ आपका ये केस सुनवाई योग्य है? देखिए, ऐसा है कि मुख्यतः जो है यह मुकदमा भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य द्वारा में यह दाखिल किया गया है। इसका मुकदमा संख्या 712/22 है, जो कि सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब की कोर्ट से ट्रांसफर होके सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC फर्स्ट के कोर्ट में चला गया था। और इस मुकदमे में दौरान सुनवाई जो है, जो विपक्षी संख्या 4 है, डिफेंडेंट नंबर 4 जी, डिपेंडेंट नंबर 4 अंजुमन इंतजामिया, मुस्लिम पक्ष आप कह सकते हैं, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन फाइल किया गया। एप्लीकेशन था ऑर्डर 7 रूल 11, मतलब रिजेक्टमेंट ऑफ प्लेंट। अगर कानून की भाषा में उसे स्पेसिफिक कहा जाए तो रिजेक्टमेंट ऑफ प्लेंट के संबंध में था कि यह मुकदमा सुनने योग्य नहीं है, इस प्लेंट को इसी स्टेज पर खारिज कर दिया जाना चाहिए जी। और और उनके मेन जो बिंदु थे, वो बिंदु खारिज पोषणीयता के बिंदु पर सबसे पहला उनका जो प्ली था वो था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पे, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जैसा कि कहा जाता है कि 1947 के बाद कोई भी धार्मिक जो प्लेस है उसका स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं करेंगे। और दूसरी बात की जो है, इनका कहना था कि जो ये मुकदमा है ये वक्फ एक्ट 1995 से बार्ड है। क्यों? क्योंकि वक्फ एक्ट, ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और नंबर 100 पे रजिस्टर्ड है वक्फ रजिस्टर में। और तीसरी बात इनका कहना था कि राइट टू वर्शिप जो है वो एक फंडामेंटल राइट है और उसके लिए हमको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और चौथा विषय इनका दीन मोहम्मद का था कि दीन मोहम्मद के केस के हिसाब से रेस जुडिकेटा से ये बार होता है। और पांचवी बात ये काशी विश्वनाथ ट्रस्ट एक्ट की बात करते हैं। तो थोड़े में मैं इसको बता देना चाहूंगा एक आम भाषा में कि देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जहां तक बात आती है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये कहीं भी बार नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो है रिलीजियस कैरेक्टर असर्टेन करना कहीं से भी बार नहीं होता है। जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जो इस मंदिर ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित जो मसले थे उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में रिलीजियस कैरेक्टर को असर्टेन करना कहीं से बार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको देखेंगे तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भाई अगर नीचे पूरा स्ट्रक्चर मंदिर का है, ऊपर मस्जिद का है, तो आप उसको असर्टेन ना करें, ऐसा कोई भी बार उसमें नहीं है। तो इस हिसाब से उनका ये प्ली कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से बार है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। दूसरी बात ये जो वक्फ एक्ट 1995 की बात करते हैं, तो वक्फ एक्ट 1995 की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो वो बहुत मतलब एकदम क्लियर और क्रिस्टल क्लियर है, एकदम साफ साफ बताता है कि ये एक्ट जो है या जो ट्रिब्यूनल की विवाद की बात वो करते हैं या उस विवाद की बात करते हैं जो कि ट्रिब्यूनल के सामने चलेगा, वहां मुस्लिम नॉन मुस्लिम का विवाद नहीं चलता। तीसरी बात ये लेकर आते हैं जो कि ये दीन मोहम्मद के केस की बात करते हैं। दीन मोहम्मद के केस में जो है हम पार्टी ही नहीं थे, हिंदू पक्ष उसमें कहीं पार्टी था ही नहीं, इसलिए दीन मोहम्मद की एप्लीकेबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है। चौथी बात ये कहते हैं राइट टू वर्शिप की बात, तो राइट टू वर्शिप जो है वो कैटिना ऑफ जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट, बहुत सारे जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट द्वारा कहा गया कि ये एक सिविल राइट होता है। तो सिविल राइट को हम लेने कहां जाएंगे? सिविल कोर्ट में जाएंगे, तो वहां उसकी भी जो है बाध्यता खत्म हो जाती है हमारे ऊपर। उसके बाद पांचवी बात जो ये कहते हैं काशी विश्वनाथ ट्रस्ट एक्ट, तो भाई हम इंडिविजुअली इस मुकदमे को फाइल कर रहे हैं, हमारा इंडिविजुअल राइट है, तो ऐसी परिस्थिति में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट एक्ट 1983 से भी हम बार्ड नहीं होते। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए माननीय न्यायालय ने एक बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके का फैसला दिया है जिसकी हम सराहना करते हैं और हम उसका स्वागत करते हैं। और इस हिसाब से जो है उनका जो प्रार्थना पत्र था ऑर्डर 7 रूल 11 का जो पोषणीयता के बिंदु पर उन्होंने डाला था उसे माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। जी, एक बात ये समझना चाहेंगे कि एक जो पहले मामला हुआ था उसमें भी 7/11 का जिक्र था और उसके बाद उसको भी खारिज कर दिया था, जिसमें एक था जो जैसा आपने बताया वर्शिप एक्ट के की बारिंग वो बता रहे थे 1947 के बाद जो भी स्थिति है, जैसी भी जिन भी मंदिरों या धार्मिक स्थलों की स्थिति है वो वैसी ही रहेगी, इसमें ये बार नहीं होता। वो मुकदमा अलग था और ये जो आज का मुकदमा है ये अलग था।
जी जी, देखिए इसमें आपको मैं बता दूं कि दोनों मुकदमे का नेचर एकदम डिफरेंट है जी। आप एकदम उसमें दोनों के नेचर का जब आप दोनों मुकदमों का रिलीफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो मुकदमा सिर्फ पूजा के अधिकार के संबंध में है, ये मुकदमा इंटायरली एकदम डिफरेंट है। ये डीटी की कैपेसिटी में अपने आप में पहला मुकदमा है। भगवान आदि विश्वेश्वर यहां स्वयं मुकदमा दाखिल कर रहे हैं, तो डीटी की कैपेसिटी में ये अपने आप में एक पहला मुकदमा है और ये रिलीफ डिफरेंट है। उस मुकदमे के नेचर से भी ये पूरा डिफरेंट है। राखी सिंह का मुकदमा और भगवान आदि विश्वेश्वर जो करंट मुकदमा, जो आज का मुकदमा है जिसमें ऑर्डर आया है, ये दोनों मुकदमा अपने आप में एकदम डिफरेंट है। जी, तो आपको लगता है कि ये जो आज कोर्ट ने आपकी याचिका को, आपकी अर्जी को स्वीकार किया है, उससे कुछ नई चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, एक नई दिशा मिलेगी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि जहां पे अब भगवान आदि विश्वेश्वर का वो परिसर है, भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा होनी है वहां पे, भगवान आदि विश्वेश्वर के को वो परिसर बिलोंग करता है, तो अब इस स्थिति में जब मुकदमा पोषणीय हो गया है तो तमाम हमारे पास ऐसे एविडेंस है, तमाम हमारे पास ऐसे सबूत हैं, चाहे हम अपने पुराणों की बात करें, चाहे हम अपने ऐतिहासिक एविडेंस की बात करें, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि ये स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं साहब, ये परिसर जो है वो ज्ञानवापी परिसर, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, यह आदि विश्वेश्वर का परिसर है और यह ज्ञानवापी में परिसर जो है सनातनियों को बिलोंग करता है। अच्छा, जिस तरह से हमने राम मंदिर में भी देखा था तो कि तमाम जो पौराणिक एविडेंसेस थे वो लाए गए थे, तो क्या इसी तरह के एविडेंसेस आप लोगों ने भी कलेक्ट किए हैं कि अभी कलेक्ट करने हैं, फिर कोर्ट से आप समय मांगेंगे? क्योंकि राम मंदिर का जो फैसला आया उसको आने में बहुत सालों लगे, 50 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, लेकिन इस मुकदमे में आपको लगता है कि आप लोग प्रोसीडिंग को जल्दी करेंगे? आपने पहले से ही तैयारी कर रखी है अपने एविडेंसेस को लेकर? देखिए हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दें कि जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मुकदमे को जो हम लोगों ने ट्रांसफर कराया सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी की कोर्ट में, एफटीसी का फुल फॉर्म ही सर फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो हमारा पूरा प्रयास है कि ये मुकदमे का निस्तारण त्वरित हो, जल्द से जल्द इस मुकदमे का निस्तारण हो। और आपने देखा कि आज 17/11 के आदेश के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने 2 दिसंबर की डेट लगाई, जो कि अपने आप में एक बहुत जल्दी डेट है, तो इसको फास्ट ट्रैक करके इस मुकदमे को जल्दी निस्तारण करने का हमारा पूरा उद्देश्य है, पहली बात। दूसरी बात आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा भाई साहब कि इसमें सारे एविडेंसेस को हम लोग कलेक्ट कर लिए हैं जो आवश्यकता अनुसार हैं, और फर्दर अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है, हालांकि हमारे तरफ से हर एविडेंस, हर संभव प्रयास ये किया गया है कि सारे एविडेंस अपने पास हो, लेकिन भविष्य में अगर कोई सर्वेक्षण या भविष्य में कोई ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो हम अदालत से उसकी मांग करेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन की रिक्वायरमेंट हो और किसी प्रकार के सर्वेक्षण की रिक्वायरमेंट हो तो हम माननीय न्यायालय से उसकी मांग करेंगे, उसको कराकर हम सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करके ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे और इस मुकदमे को पूरा प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि हम इसको जीत जाए। जी, एक सवाल और है मेरा, जो मुस्लिम पक्ष है या इंतजामिया कमेटी कहें, मस्जिद पक्ष कहें, क्या उन लोगों के सामने ये रास्ता खुला है कि ये इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चले जाएं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी तो फिलहाल मेरे समझ से, जहां तक मेरा लीगल एक्यूमेंट काम करता है, कि प्राइमरली इस स्टेज पर इस ऑर्डर के अगेंस्ट उनको डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ जाना चाहिए, वो रिवीजन, क्योंकि सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, इसके बाद ये सबसे पहले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ, 30 दिन के अंदर इनको रिवीजन फाइल करना चाहिए। अब बाकी ये लीगल रेमेडी उनको अवेलेबल है, अब बाकी वो जो चाहते हैं वो करें। ठीक है, मैं राजू दास जी का रुख करूंगा। राजू दास जी, आज का जो फैसला आया है कोर्ट का, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए पहले तो बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है राम भक्तों को, सनातन प्रेमियों को, भगवान भोले के भक्तों को। देखिए क्या है कि हमको संविधान में विश्वास है और भगवान भोले में आस्था है, और वो आज नहीं अनाद्य का मंदिर है, कोई एक दिन का वो तो मंदिर है नहीं। अभी कई बिंदुओं पे आपने चर्चा किया, चर्चा भी चली। ये फैसला कोर्ट ने दिया है, स्वागत योग्य है, आभार है, धन्यवाद है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब औरंगजेब के द्वारा जब तोड़ा गया 1600 कुछ में, तोड़ने के बाद जिस प्रकार से वहां पर और तमाम जो एविडेंस था उसको खत्म नहीं कर पाया। आप जब ज्ञानवापी परिसर को देखेंगे, पीछे का आकार देखेंगे, तो एकदम खूबसूरत एक टूटा हुआ एक कोना मंदिर का लटका हुआ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पुष्प, कमल, शंख, चक्र, गदा और अच्छे तरीके से जो मंदिरों में जो चीज जिस प्रकार से नक्काशी होती वो देखने को मिलेगा। सामने देखिए
सामने आप देख सकते हैं कि नंदी महाराज, उसके बाद जो माताएं हमारी मांग कर रही थी श्रृंगार गौरी की पूजन को लेकर, वो नहीं हो पाया, वो रुक गया। क्या नाम है, प्रशासन और तमाम चीज का हवाला देकर। आप देखिए, कष्ट इस बात की है कि जो मुस्लिम भाई कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, समन्वय, संभाव, संवाद, इनके संवाद तब नहीं समझ में आता है जब आपने देखा कि भगवान भोले शिवलिंग वहां पर आपके लोगों ने कितनों वर्षों से वहां वजू में कुल्ला करना, हाथ धोना, क्या क्या करना, तो आपको जरा सा भी आपके मन में एक टीस नहीं हुई, मन में जरा सा ये भाव नहीं आया कि हिंदुओं की आस्था का विषय है और यहाँ पे कुल्ला करना, हाथ धुलना क्या उचित है क्या? ये भी आपने नहीं देखा। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं, कोर्ट ने जो निर्णय लिया है स्वागत योग्य है। और देखिए, ये लड़ाई चलेगी, ये लड़ाई हम लड़ेंगे, जहां तक हो सकता है लड़ेंगे। हमारे पास सारे साक्ष्य, एविडेंस है, प्रमाण है, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद तो है ही है, लेकिन कोर्ट प्रत्यक्ष प्रमाण तत्काल की मांगता है। वो भी देखिए कि भगवान भोले का वहां पे प्रकट होना, ये अब मुझको लगता है कि ये अब मुकदमा समापन की ओर है और हमको न्याय मिल जाएगा। जी बिल्कुल। अनुपम जी, मैं एक बार फिर से आपके पास जाऊंगा। एक सवाल मेरे जहन में आया है कि सबसे बड़ी बात होती है कि साइंटिफिक एविडेंसेस की बात होती है कि साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएं जिससे उसको पुख्ता आधार और मिल जाता है। कार्बन डेटिंग की जिस तरह से मांग की गई थी, तो आपको लगता है कि अगर कार्बन डेटिंग की मांग को स्वीकार कर लिया जाता तो ये राह थोड़ी और आसान हो जाती कि जहां पर विवाद है, जहां पर जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि ये शिवलिंग है, जबकि जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना है कि यहाँ तो फव्वारा था साहब। अनुपम जी, आपने मेरी बात को सुना? जी 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 बताएं बताएं बताएं, आवाज़ चली। जी जी जी, मेरा ये सवाल है कि जब कोई मुकदमा कोर्ट में जाता है तो उसके साइंटिफिक एविडेंस भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं और उसमें सहायक होते हैं, ठीक है। आपने पुराणों का जिक्र किया, आपने कहा कि और भी एविडेंसेस हैं हमारे पास, लिखित हैं, और जैसे राजू दास जी भी बोल रहे थे, तो जैसे हम जब जिक्र कर रहे थे वहाँ पर शिवलिंग का, तो शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की बात हुई लेकिन वो मांग खारिज कर दी। आपको लगता है कि इस तरह के अगर साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट करने की इजाज़त मिले तो ये राह थोड़ी और आसान हो जाएगी? जैसे राम मंदिर। देखिए, एक बात मैं आपको इस पर स्पष्ट करना चाहूँगा। जी जी कहें, बताएं। जी, जैसे राम मंदिर में एक सर्वे हुआ था, ASI का सर्वे हुआ था, उसने पूरा साइंटिफिकली उसको सर्वे किया और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, तो उससे एक चीज़ सामने आई थी कि एक स्ट्रक्चर था नीचे, और उस स्ट्रक्चर 11वीं 12वीं शताब्दी का जो भी स्ट्रक्चर निकल के सामने आया था, और उसमें जो सबूत निकले थे उनका भी काफ़ी अहम रोल हुआ था उस मुकदमे के फैसले में। जी देखिए, ऐसा मैं यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि प्राइमरी आपको ये बता देना चाहूँगा कि राम मंदिर के मुकदमे की बात आपने उठाई, तो अगर राम मंदिर के मुकदमे की भी हम बात करें तो ASI की जो जांच हुई थी वो स्ट्रक्चर के संबंध में हुई थी। कहीं भी ASI की जांच जो है वो राम मंदिर या रामलला की मूर्ति की नहीं हुई थी। जी, पहली बात तो ये कि आप ये समझिए कि हम उसको शिवलिंग मानते हैं, हम उसको ये मानते हैं कि वो शिवलिंग है, और ऐसी स्थिति में हम क्यों उसके टेस्ट की बात करें? हम अपने वजूद या अपने अस्तित्व पर प्रश्न क्यों उठाएं? सिर्फ मेरा इतना कहना है। हम किसी भी प्रकार के जो स्ट्रक्चर वहां पे मौजूद हैं, मतलब ASI का जो जांच हो या सर्वेक्षण हो या जियोलॉजिकल सर्वेक्षण हो, GPR रडार से हो, किसी भी प्रकार का की जांच हो या सर्वेक्षण हो, वो उस स्ट्रक्चर जो वहां मौजूद हैं उनका आप जांच करिए, क्योंकि हम ये खुद मानते हैं कि वो शिवलिंग एक जीवित है, हम उनको जीवित डीटी मानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है उनकी जांच की मांग हम कैसे कर सकते हैं? हम उनके अस्तित्व पे प्रश्न क्यों उठा सकते हैं? ये तो हो गई आस्था का विषय। अच्छा, दूसरा कानूनी पहलू पर हम आ जाते हैं। देखिए, एविडेंस एक्ट में ये व्यवस्था दी गई है कि अगर किसी चीज को प्रमाणित करने का भार हमारे ऊपर है तब तो हम उसको प्रमाणित करते हैं, लेकिन जिस चीज को हम मान रहे हैं कि वो वही वस्तुतः वही है और उसको दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं साहब ये वो चीज नहीं हो के दूसरी चीज है, तो अब उस चीज को प्रमाणित करने का भार उनके ऊपर चला गया। अब उस चीज को प्रमाणित वो करें, जैसा कि एविडेंस एक्ट की सेक्शन 106 में क्लियर किया गया हुआ है कि फैक्ट विद इन द स्पेशल नॉलेज ऑफ दैट पर्सन, वो फैक्ट अगर उनके जानकारी में है तो वो जाके उसको प्रमाणित करे कि नहीं वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। लेकिन हम उसको शिवलिंग मानते हैं,
हम क्लियर है हमारे लिए कि वो शिवलिंग है। हाँ, पूरे स्ट्रक्चर का सर्वेक्षण हो, पूरे स्ट्रक्चर का एएसआई से आप जांच कराइए, सर्वेक्षण कराइए, कुछ भी कराइए, और हम उसके लिए खुद भी प्रयासरत रहेंगे। मैं आपको देखिए बता दूंगा कि कुछ ऐसे तत्व और कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं, इस मुकदमे की भी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि इसमें कुछ ऐसे एप्लीकेशन लगाए गए, कुछ ऐसे किए गए, लेकिन जिससे कि हमारा ये मुकदमा रुके, इसके ऑर्डर आने में भी जो है किसी तरीके से हिंड्रेंस पैदा किया गया कि ऑर्डर भी ना आए। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से और बाबा आदि विश्वेश्वर के आशीर्वाद से, माननीय न्यायालय की जो उनकी ईमानदारी थी, उसकी वजह से हमारे पास आज ये आदेश उपलब्ध है। जी बिल्कुल। मैं सलाउद्दीन शिबू साहब का रुख करूंगा। सलाउद्दीन साहब, आज का जो फैसला आया है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और आपको लगता है कि कोर्ट के थ्रू, अदालत के थ्रू ये जो मामला है, ये जो मुद्दा है, वो हल हो जाएगा? देखिए सुरेश, आप बहुत पुराने रिपोर्टर हैं, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारा शहर, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, हमें यकीन है कसूर हमारा निकलेगा। लेकिन फिर भी हम अदालतों पे विश्वास करने वाले लोग हैं, अदालत के हर फैसले का सम्मान करते हैं। हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते, एक कानून का छात्र होने के नाते, एक विधि विशेषज्ञ होने के नाते, एक वकील होने के नाते। और अभी एक इनिशियल एक ऑर्डर है, ये फैसला नहीं है। पता नहीं क्यों लोग इसको फैसले की नजर से देख रहे हैं। अभी तो सिर्फ एक इनिशियल ऑर्डर है कि मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा। और हमें लगता है कि ये ऑर्डर भी जो कहीं ना कहीं जब ये ऊपर जाएगा, बड़ी अदालतों में जाएगा, तो कहीं ना कहीं फैसला पलट जाएगा, क्योंकि कानून की दृष्टि से हमें कहीं ना कहीं इतना भरोसा है। और अगर नहीं भी पलटता है तो हमने कई दशकों तक बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ा है। हम इंसाफ की आखिरी अदालत तक जाएंगे और लड़ेंगे, क्योंकि हम कानून पे विश्वास करने वाले लोग हैं। और जहां तक इस फैसले का सवाल है, अभी हम काफी दिनों से देख रहे हैं, जब से ये ज्ञानवापी का मुकदमा चला है, तब से पता नहीं क्यों जो अपोजिट पार्टी है, जो अपोजिट पक्ष है, हमारे खिलाफ जो पक्ष है, वो पहले ही ऑर्डर बता देता है कि ऑर्डर क्या होने वाला है। तो ये जो परंपरा चली है, तो कहीं ना कहीं जो न्यायालय की गरिमा है, इस पर भी ठेस पहुंचती है। तो पहले तो ये नहीं ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या फैसला होगा, फैसला हमारे हक में होगा या उनके हक में होगा, क्योंकि अदालतों का काम इंसाफ करना है। ये काम नहीं अदालत का कि फैसला हिंदू के पक्ष में जाए या मुसलमान के पक्ष में जाए, मेजॉरिटी में जाए या माइनॉरिटी में जाए। फैसला आस्था के आधार पर हो कि कानून के आधार पर हो, अदालत का काम इंसाफ करना है। और हम इंसाफ पर पूरा यकीन रखते हैं, पूरा भरोसा रखते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इस तरह के फैसलों से हमको थोड़ी असंतुष्टि जरूर हुई है। चूंकि बाबरी मस्जिद का फैसला जब आया, तो पहला एक आयाम हिंदुस्तान के अंदर जुडिशरी में आया कि आस्था के आधार पर फैसला दिया गया, लेकिन हमने उसको भी हंस के स्वीकार किया, खुश होकर स्वीकार किया, क्योंकि हमारी अदालत का फैसला था। हम सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास रखते हैं, अदालतों में विश्वास रखते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जब ये कानून किसी विषय के लिए बनाया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब बनाया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए बनाया गया था कि लोग कानून का पालन करें, इसका सम्मान करें। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस फैसले में, या ये जो आदेश आया है इनिशियल स्टेज पर, इसमें कहीं ना कहीं उस कानून की अनदेखी की गई है, या उसको कोर्ट ने ठीक से समझा नहीं है। रखने के लिए लोगों को बनाया गया है। शिबू साहब, आपने कहा कि जो राम मंदिर का फैसला है वो आस्था के आधार पर आया, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है वो आस्था के आधार पर नहीं था। उसमें तमाम तरह के एविडेंसेस रखे गए थे। ये सारी दुनिया जानती है, राम को भगवान राम, ये सारी दुनिया जानती है। पूरी फिजिकल एविडेंस किनारे किया गया, पूरी फिजिकल एविडेंस को किनारे किया गया। मुकदमा लैंड का था, मुकदमा लैंड का था, लैंड का कोई कागज आपके पास नहीं था। गलत लोगों को मत बरगलाइए। देखिए, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, बात तर्कों पे करिए, तथ्यों पे करिए। आप तेज चिल्लाएंगे, आप मेजॉरिटी में चिल्ला लीजिए, आप पावर में आप चिल्लाइए, चल रहा है, हम सुनेंगे। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। आस्था नहीं, आप गलत विषय को मत करिए ना, तथ्य पे ही कर रहे हैं। नहीं महोदय, मैं तथ्य पे ही बात कर रहा हूँ। आपने मैंने कहा ना, मुझे फैसला स्वीकार है, अदालत का हर फैसला स्वीकार है, लेकिन पूरी दुनिया के नजर में ये गया है, ये फैसला फिजिकल एविडेंसेस को किनारे करके, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को किनारे करके कहीं से मना नहीं है, तो फिर आप इस तरह की बात कर क्यों रहे हैं?
जी अनुपम जी कुछ बोल रहे हैं। जी अनुपम जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात ये करते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अदालत ने ही कहा है कि उसमें जो है रिलीजियस कैरेक्टर एसर्टेन करना मना नहीं है, तो रिलीजियस कैरेक्टर एसर्टेन हो जाने दीजिए उस पर्टिकुलर प्लेस का, तो देख लेंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप किसी भी प्रकार की बात करते रहे, आपकी बात को मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अदालत की आदेश को मानने के लिए अगर आप तैयार हैं तो अदालत की इस आदेश को आपको मानना पड़ेगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप पहले ही तय कर लिया गया कि सिर्फ आपकी बात मानी जाएगी अदालत में। बात करते रहे, आपने तो पहले तय कर लिया किसी बात की बात मानी जाएगी अदालत में। ये आपकी बात गलत है, तो इंसाफ क्या होगा? नहीं तो वहां पर शिबू साहब वहां पर कोई अवहेलना कर रहे हैं आप पहले क्यों तय करते हैं? नहीं वहां पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो कोर्ट ने। शिबू साहब अगर आप इस पूरे अगर केस को सुना हो देखा हो तो जहां तक मैंने भी सुना है देखा है, हम लोग उसको कवर करते हैं, तो अदालत में दो पक्ष थे, दोनों पक्ष को जाने का मौका मिला, दोनों पक्षों को अदालत ने सुना, उसके बाद एक पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया उनको सुन के, और उसके बाद जो हिंदू पक्ष था उसकी याचिका को स्वीकार किया। यानी अभी इनिशियली उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो याचिका है वो सुनवाई के योग्य है, ठीक है। जो मुस्लिम पक्ष या मस्जिद पक्ष या इंतजामिया कमेटी के मेरी पूरी बात सुनिएगा, मेरी पूरी बात। आप जो सवाल उठा रहे थे मैं उस पर मेरे फेवर में आएगा। नहीं ये किसी ने नहीं कहा, ये किसने कहा? ये तो हम लोग आशा करेंगे भाई, हर आदमी वो तो आप भी कहेंगे, लेकिन ये किसी ने किसी को डिक्टेट थोड़ी ना किया था। मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल यह है कि जो अभी मैं जो इंतजामिया कमेटी, शिबू साहब मेरा सवाल सुन लीजिए, शिबू साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। वो ऑब्जर्वेशन पहले हो जाता है, शिबू साहब पहले ही मान लेते हैं कि वो फव्वारा था, नहीं वो शिवलिंग है, आप पहले कैसे कह देते हैं? नहीं वो तो अपना नहीं कहेंगे, वो शिवलिंग है, शिवलिंग है, शिवलिंग है, शिवलिंग है, शिवलिंग है, शिवलिंग है, तब तो हम हाँ ये तो साबित करना है अभी। ये देखिए इसी पर ही तो मुकदमा चल रहा है। मेरा सवाल ये नहीं है, संवैधानिक लड़ाई। सुनिए तो शिबू साहब मेरी बात सुनिए। राजू दास जी मैं आपको रोकूंगा, मैं जरा शिबू साहब से बात कर लूं। शिबू साहब अदालत पे आप भी भरोसा रखिए, सभी लोग भरोसा रखते हैं, हम सब संविधान से बंधे हुए हैं, हमें हर अदालत का सम्मान करना चाहिए और रास्ते सुप्रीम कोर्ट तक खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही अदालत का फैसला मानने हैं। मेरा ये कहना है कि अभी जो इंतजामिया कमेटी या मस्जिद पक्ष या मुस्लिम पक्ष के जो एक वकील थे उनको मैंने सुना, जो आज का फैसला है, उन्होंने कहा हम अभी रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद फिर हम निर्णय करेंगे कि हमें आगे की अदालत में आना है। बहुत सारे रास्ते खुले हैं जी, बहुत सारे रास्ते खुले हैं, तो ऐसे उस पर जो निर्णय आया तो हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते ना जी, हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते ना ऐसे भाई। ये तो बिल्कुल हम कोई सवाल नहीं उठाते जी, मैंने कहा ना मैं कोई सवाल नहीं उठाता। अच्छा एक चीज सर आंखों पे अदालत का हर फैसला स्वीकार करता हूं, एक और मैं लड़ूंगा जहां तक मुझे अदालत, मुझे कानून मुझे इजाजत देता है जी। मेरा एक सवाल है, आपने कहा आप कानून के जानकार हैं, कानून की आपने पढ़ाई की है, ठीक है, तो आपको लगता है अगर आपने इस पूरे मामले को देखा हो, आपके पक्ष में क्या मजबूती है? आपका जो पक्ष है यानी जो मुस्लिम पक्ष है उसमें क्या मजबूती है? देखिए मेरा सबसे बड़ा जो पक्ष है, मैं ये जानता हूं कि किसी भी विषय पर हमेशा जो सबसे लेटेस्ट कानून होता है, जो लेटेस्ट रूलिंग होती है वो अप्लाई होती है जी। और इस विषय पे सबसे लेटेस्ट कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसकी अनदेखी नहीं होना चाहिए, और ये यहां नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं फैसला जरूर होगा और इंसाफ जरूर होगा। चलिए वर्शिप एक्ट को एक बार फिर से मैं अनुपम द्विवेदी के पास चलूंगा। जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अच्छा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर एक साधारण भाषा में समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? जी जी क्या उसकी जिस तरह से वो कह रहे हैं अनदेखी हुई है? स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है ये देखकर, मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि मैं देख रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इनके नाम के साथ मुस्लिम स्कॉलर वर्ड लगा हुआ है, तो ये देख के मुझे बड़ा दुख होता है कि एक स्कॉलर व्यक्ति इस तरह की बात करता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को इलेबोरेट करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो हमारे करंट सीजीआई साहब है, ऑनरेबल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने ही कमेंट दिया था, इन्होंने ही जो है कमेंट दिया। नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पैरेलल कमेंट मत दीजिए शिबू साहब, पैरेलल कमेंट मत दीजिए, बात सुनिए, ठीक है? आप कानून के विद्वत है ना, तो आप ध्यान से सुनिए बात को सुनिए पहले। ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि रिलीजियस कैरेक्टर असर्टेन करना बार नहीं होता है।
नहीं बिल्कुल, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप एडवोकेट है तो मैं आपसे आप अगर एडवोकेट है तो आपको बात सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। चलिए बात सुन लीजिए शिबू साहब, उनकी बात तो सुन लीजिए शिबू साहब। अगर आप ये कहते हैं, मेरी बात तो सुन लीजिए साहब, लोअर कोर्ट के फैसले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलते रहिएगा आपको जो बोलना है। मैं कहता हूं कि केसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के संबंध में ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने भी कहा कि इस एक्ट में कहीं भी रिलीजियस कैरेक्टर को असर्टेन करने के लिए मनाही नहीं है। इस एक्ट से कहीं से भी ये नहीं होता कि रिलीजियस कैरेक्टर को असर्टेन करने के लिए अप्रूव किया जाए। 1947 में ये बताइए जो धर्म स्थल जिस शक्ल में था वैसे ही रहेगा, उस पर कोई केस नहीं किया जा सकता। ये जमीन बना लिया, सुना कहा आप लोगों ने हमको। आप मुझे बताइए ये जमीन आपके पास आई कहां से? 47 में आपके पास ये जमीन आई कहां से? आपको डेडिकेशन मिला कहां से? आप इस बात को बताएंगे औरंगजेब को जमीन मिली कहां से? औरंगजेब को जमीन 47 में मस्जिद थी, अगर 47 में मस्जिद थी स्पष्ट करेंगे तो आपको ये पता नहीं कि आप मुस्लिम अप्लाई स्कॉलर होगा। हैं, आपको ये पता नहीं कि कुरान में जो है किसी अन्य की जमीन पर जो है नमाज पढ़ना वो मना है। मैंने कहा मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं, मैं स्कॉलर होने एडवोकेट का बात दावा कर करते रहा हूँ। हैं, मुझे शर्म आती मैं है। मुस्लिम स्कॉलर नहीं, मैं एडवोकेट बात कर रहा हूँ। चलिए आप एज ए अधिवक्ता ही बात करिए, चलिए आप एज ए अधिवक्ता ही बात करिए। स्कॉलर की हैसियत से बात नहीं कर पता रहा नहीं कि नमाज जो है किसी की छीनी हुई जमीन पर अदा नहीं करते। एज एडवोकेट बात करिए, मुझे क्या पता है क्या नहीं पता है, आप ये इस पे डिस्कस मत करिए, आप मुद्दे पे ठीक है। मैं एज एडवोकेट भी अगर आपसे बात कर लूं तो इस बात का आपके पास क्या जवाब है कि रिलीजियस कैरेक्टर वहां का डिफरेंट है? आप ये बताइए कि 1947 से लेकर आज तक वहां क्या नमाज नहीं पढ़ी जा रही है? इबादत नहीं हो रही है? हमारा प्लेन उठा के पढ़िए, 1993 तक वहां पूजा होती थी। 1993 तक वहां पूजा होती थी पहली बार। दूसरी बार वहां पूरा आप स्ट्रक्चर जाके देखेंगे, कमीशन की कार्रवाई हुई है पूरा। आप बात सुनने का प्रयास नहीं करते। एक एक करके मुझे लगता है बात करेंगे शिबू साहब, एक एक करके बात करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा, सभी की बात समझ में आएगी। जी अनुपम जी आप बात करिए, फिर शिबू साहब मैं आपके पास भी आऊंगा। सब लोग एक एक करके बात करें। जी हाँ, एक एक करके बोले। जी अगर हम एडवोकेट की बात कर रहे हैं तो हमको एक शालीनता से बात करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि 1993 तक वहां पूजा होती थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस जाके वहां कमीशन की कार्रवाई हुई है। पूरा स्ट्रक्चर देखिए वहां का स्ट्रक्चर देखिए, पूरा का पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर है नीचे का। सिर्फ और सिर्फ ऊपर से टॉम्ब रख दिया गया, सिर्फ और ऊपर से गुंबद रख दिया गया। और गुंबद रख देने से क्या वो जगह मुस्लिम हो जाती है? पहली बात, जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आपके प्ली को धराशाही कर देती है। मैं स्पष्ट कहता हूं शिबू साहब आपसे, पहली बात। दूसरी बात, आप वक्फ एक्ट की बात करते हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपको यह बात पता होगी कि कुरान के हिसाब से नमाज जो है किसी से छीनी हुई जमीन पर अदा करना हराम है। मतलब आप किसी अन्य के जमीन पर नमाज अदा नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में औरंगजेब को जमीन मिली कहां से, यह आप स्पष्ट कर पाएंगे? यहीं पर आपका मुकदमा, यहीं पर आपका प्ली धराशायी हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में डेडिकेशन वर्ड यूज है ना मुस्लिम लॉ में, आपके सामने, आपको जानकारी होगी, आप एडवोकेट भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। डेडिकेशन वर्ड यूज है ना, तो वो डेडिकेशन प्रॉपर होना चाहिए ना। वो प्रॉपर्टी किसने डेडिकेट आपको की? कोई कागज है आपके पास? आप लोग तो खसरा खतौनी लेकर आते हैं। खसरा खतौनी जो है वो कहीं से टाइटल का पेपर होता है? एज ए एडवोकेट बताइए, क्या खसरा खतौनी टाइटल क्लेम करने का पेपर होता है? आप बता दीजिए कि आपको कहीं से उसका टाइटल मिला हो, आपको डेडिकेशन मिला हो। किसी भी जगह, किसी भी ग्रंथ, किसी भी किताब, किसी भी चीज में दिखाइए, कहीं आपके पास उपलब्ध नहीं है। आप एक छीनी हुई जमीन पे नमाज अदा कर रहे हैं जबरदस्ती। चलिए शिबू साहब से जवाब ले लेते हैं। शिबू साहब आपने सुना, अनुपम द्विवेदी जी को सुना, अब हम भी चाहेंगे कि आप भी जवाब दीजिए। जी अनुपम जी ने कहा कि औरंगजेब ने जबरदस्ती कब्जा किया था। अनुपम जी, जब औरंगजेब थे तब ना आप थे ना हम थे। आज जो चीजें हैं वो हमारे और आप दोनों के सामने हैं। और आपने कहा खतरा खतौनी, आज भी खतरा खतौनी के आधार पर जमीन बिकती है और खरीदी जाती है। आज भी खतरा खतौनी वो डॉक्यूमेंट है जिसपे तय होता है कि लैंड किसकी थी, प्रॉपर्टी किसकी है। आज भी खतरा खतौनी हम ढूंढ के पता करते हैं, तभी जमीन खरीदते और बेचते हैं। और जहां तक आपने कहा कि पूजा अर्चना होती थी, इबादत होती थी, तो अगर कहीं पर होती थी और कहीं रुक गई है तो किन वजहों से रुकी गई है उसका भी आपको प्रमाण देना होगा। और आपने कहा कि मेरे पास प्रमाण नहीं है। ये बताइए आपके पास ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा प्रमाण है सरकारी जिससे साबित होता कि प्रॉपर्टी आपकी है? ये आपने पेश किया अदालत में, वो बताइए।
चलिए हम शिशिर चतुर्वेदी जी का रुख करते हैं। शिशिर जी कह रहे हैं कि सुन लीजिए किसका? अनुपम जी कुछ कह रहे हैं। अनुपम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम इसको बिल्कुल दिखाएंगे अदालत में कि 1993 में किस प्रकार से जो करंट सपा सरकार थी उसने रोक दिया था जबरदस्ती, बिना किसी गवर्नमेंट ऑर्डर के, बिना किसी चीज के उन्होंने रोक दिया था जबरदस्ती पूजा पाठ वहां पे। ये हम अदालत में बिल्कुल दिखाएंगे साहब, आप आइएगा, आपका भी स्वागत हम करते हैं कि आप माननीय न्यायालय में आए और उसको देखें कि हम किस प्रकार से इसको दलील रखते हैं। जी बिल्कुल। चलिए शिशिर जी मैं आपका रुख करूंगा। शिशिर चतुर्वेदी का, शिशिर जी ये बताइए कि आप लोग नहीं, देखिए ऐसा इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरह से देखते हैं, और आपको लगता है कि जो एविडेंसेस की अभी बात होने लगी है, दोनों ही अधिवक्ता भी हैं, स्कॉलर भी हैं, अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, आपको लगता है कि जो हिंदू पक्ष है नहीं, एक विषय बस श्रेय साहब, मैं एक विषय बोलना चाहूंगा, उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। जी बोलिए। मेरा कहना ये जो खसरा खतौनी वाली बात करते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं। खसरा खतौनी इज नॉट द पेपर बाय विच वी कैन क्लेम द टाइटल। वो सिर्फ और सिर्फ एक लैंड रिकॉर्ड है। लेखपाल जाता है, कानून को जाता है, उसको जो दिखा वो लिख दिया, ठीक है, वो रिकॉर्ड से टाइटल क्लेम नहीं कर सकते सर। ठीक है, अब आप कंटिन्यू करिए। जी हाँ शिशिर जी आप बोलिए। देखिए, लेकिन हमारा आपका मकान मैं वहां का आप पक्षकार भी हूं, तो पक्षकार होने के कारण नाते जब ये इस मुकदमे को दाखिल करने हम लोग जब गए थे, तो जब हम लोग मुकदमे को दाखिल करने जब कोर्ट पहुंचे, उसी दरमियान अचानक से मुस्लिम पक्ष के कई अधिवक्ता एकदम से आए और उन्होंने कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल किया, पहले हमको सुना जाए तब इसको दाखिल की माना जाए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, हम इनको नहीं सुनेंगे, पहले आपको सुनेंगे, अभी आप पक्ष रखिए। तो जैसे ही वहां माननीय अदालत ने जैसे ही उससे कहा, वैसे ही वो भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा भी मेरे पास मुझे डेट दे दीजिए। पहली डेट पे उनके चेहरे पे निराशा वहां झलक आई थी, और उसके बाद हर डेट पे काशी बम बम बोल रहा है, लगातार हिंदुओं की विजय पताका फहराती जा रही है। आपको बता दें, जो इस याचिका में जो 4 मांगे हम लोग की है, रकबा नंबर 9130 खाली करके पूरा आदि विशेश्वर को दिया जाए, पंचकोशीय क्षेत्र जो है खाली करके हिंदुओं को दे, शिवलिंग जो प्रकट हुए अभी वहां पर उनकी पूजा भोग श्रृंगार का अधिकार हिंदुओं को दिया जाए, और जो श्रृंगार गौरी की पूजा का जो अधिकार समाजवादी सरकार में 1993 में हमसे छीना गया, वो अधिकार हम मांग रहे हैं। तो इसके अनुसार जो वर्शिप एक्ट की बात हो रही थी, वहीं से शुरुआत करते हैं। शुरुआत यह है वहां पर कि वर्शिप एक्ट यहां इसलिए लागू नहीं होता है कि जो मूल उसका बिंदु था, वो वहां पूजा 1992 में 93 में जब रोकी समाजवादी सरकार ने, तो ये तो निर्धारित सरकार कर चुकी है कि हमारी वहां पूजा लगातार वहां चल रही थी, तो वर्शिप एक्ट यहां पर लागू ही नहीं होता है। दूसरी चीज, मैं बधाई देना चाहूंगा अनुपम जी एवं इनकी पूरी टीम को, जिस प्रकार से ये इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इनका हम लोग आभार व्यक्त करते हैं पक्षकार की हैसियत से। और निश्चित तौर पे मैं राम जन्मभूमि का भी पक्षकार रहा, मथुरा का भी पक्षकार हूं और काशी विश्वनाथ का भी पक्षकार हूं। मुझे पूरा भरोसा है पूरी टीम पे। और मैं आपको आज एक और तथ्य उजागर करता हूं कि जिस प्रकार से ये पूरा मामला एक के बाद इसमें कई, अभी अनुपम जी ने आपको बताया, कई मुकदमे दाखिल हैं। ये व्यू रचना है, चक्रव्यूह रचना है, एक के बाद एक आप शिकार होते जाओगे और बिना एविडेंस के आधार पे आप गिरते पड़ते चले जाओगे। और दान में दी हुई अयोध्या की जमीन, जो कि जिसको आप मस्जिद कह रहे हो, वो मस्जिद भी दान में दी हुई जमीन जो है वो उस पर मस्जिद तामीर नहीं होती है। और उसको जिस शब्द में उच्चारण नहीं करना चाहता हूँ, जहां मस्जिद बनाना चाहते हो, साबित यहाँ राम मंदिर में हुआ, काशी में होगा और मथुरा भी तैयार है। और राम मंदिर की तरह काशी और मथुरा का जो मुकदमा है वो जो है डिले नहीं होगा, शॉर्टकट रास्ता है, वहां पर इतनी लंबी लड़ाई नहीं चल रही है। और उसी के साथ यहाँ लखनऊ में जो टीले वाली मस्जिद है, इसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। चलिए मैं अमित पुरी जी का रुख करूंगा, अमित पुरी जी का रुख करूंगा। ये सब का सब लेके कानूनी तरीके से लड़ेंगे, ये बताइए और सबूतों के साथ लड़ेंगे। मामले अदालत में पहुंच जाते हैं और उनके पॉलिटिकल फायदे भी होते हैं। जैसे अभी हमने चर्चा के दौरान सुना कि 92-93 तक वहाँ पूजा होती थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसने पूजा को बंद कर दिया। तो आपको लगता है कि हर ये जो सेंसिटिव मैटर्स हैं उसमें पॉलिटिक्स होती है और आगे भी होती आएगी, और इस केस में भी पॉलिटिक्स होगी? देखिए, सियासत क्या है, कैसी है, इस पे तबसरा हो सकता है, बातचीत हो सकती है। फैसला लोअर कोर्ट का है कि अपर कोर्ट का है कि अंतिम है कि एंटरिम है,
लेकिन फासले नहीं होने चाहिए। मैंने ये जानबूझ के बात कही। देखिए, श्रृंगार गौरी के केस के अंदर भी मेंटेनेबिलिटी का इशू आया था, लोकस स्टैंडाई का। जो लीगल वोकैबुलरी से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि मेंटेनेबिलिटी लोकस स्टैंडाई पे जब कोर्ट का नज़रिया पहली बार साफ हो जाता है तो एक तरीके से निप इन दी बड, यानी शुरुआत में ही वो व्यवधान समाप्त। अब उसकी मेरिट्स पे डिस्कशन होगा आगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केस। और इस वाले मामले में भी जिस पे आज जजमेंट आया है, इसमें भी मेंटेनेबिलिटी को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे। मेंटेनेबिलिटी का इशू सेट कर दिया गया। अब कार्बन डेटिंग होगी नहीं होगी, वो फाउंटेन है कि क्या है, इस पे मैं आखिरी में आऊंगा। लेकिन बड़ी चर्चा चली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एक, और दूसरी चर्चा चली जमीन की नवैयत को लेकर के, मिल्कियत को लेकर के। मैं नाम लेकर के नहीं कह रहा, लेकिन 12 सितंबर 2022, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस पे जब जब कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम न्यायिक दृष्टि से हुआ, आपने मुझे बुलाया और मैंने विषय रखा। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के ही 12 सितंबर 2022 के अंदर मैं एक 4 लाइनें पढ़ देता हूं, चीजें अपने आप साफ हो जाएंगी। जो फैसला आया कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के यहां से, उसने बहुत साफ कहा कि इन पैरा 42 ऑफ द प्लेंट इट हैज बीन मेंशन्ड दैट इन द ईयर 1993 द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश without any authority of law and without passing any written order directed the district administration of Varanasi to restrict the entry of devotees of Lord Shiva within the old temple on all the days, and thereafter the devotees are allowed to worship within old temple on the 4th day of the Chaitra in Vaishvik Navratra. The plaintiff occasionally go to the worship of Lord Shiva and so forth, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इसके आगे उन्होंने खुद माना कि श्रृंगार गौरी की पूजा ओल्ड टेम्पल में 1993 तक चल रही थी। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है कालिदास मार्ग से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि पूजा अर्चना रोक दो। अब यह फैसला सियासी था कि नहीं था, और इसके सियासी नतीजात होंगे कि नहीं होंगे, ये तो आगे की बहस में चलेगा। लेकिन भाई 1991 के जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हो, 1993 तक मुलायम सिंह जी की हुकूमत के आने से बाद तक यहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। तो अब सवाल एक आता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिहॉटरिक तरीके से तोते तोते डाल पे बैठना नहीं, डाल पे बैठना, तोड़ना नहीं, चिपकना नहीं, ये रिहॉटरिक करने से काम नहीं चलेगा। जो काम 1993 तक हो रहा था, आप 1947 की बात कर रहे हो हुजूर। यहां 1993 तक पूजा अर्चना हो रही थी, और रोकी भी किसी न्यायालय के आदेश से नहीं गई। कालिदास मार्ग ने तय किया कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर श्रृंगार गौरी की पूजा नहीं होगी। अब मैं पूछना चाहता हूं, आदि विश्वेश्वर की धरती के ऊपर क्या कोई कालिदास मार्ग तय करेगा कि बाबा की धरती पर लक्ष्मी गणेश का पूजन होगा कि नहीं होगा, हनुमान जी की आराधना होगी कि नहीं होगी? तो ये मूव को आप क्या मानते हैं? इस मूव को क्या मानते हैं आप? किसको? ये जो मूव था, ये जो ऑर्डर था, इसको क्या मानते हैं? मैं मानता हूं इसने बिल्कुल चीजें साफ कर दी। एक दूसरी चीज, अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो क्लियर हो गया ना। जो बात 1993 तक चल रही थी, वो 47 के अंदर अगर आप जाओगे, और इसी केस के अंदर एन नंबर ऑफ केसेस आपने कोर्ट किए, मेरे पास भी हैं, सीरीज ऑफ कोर्ट केसेस जो चले, सब में यह क्लेम किया गया कि यह मस्जिद थी, और मस्जिद के अंदर साहब मुस्लिम पक्ष ने कहा औरंगजेब ने तामीर की थी। कै साल पहले की थी? 600 साल से ज्यादा का वक्फा किसी पिटीशन में डिफाइन नहीं किया गया। अब वो प्लॉट नंबर क्या है, उसकी नवैयत और वो सारी चीजें तो आगे सिविल केस में तय हो जाएंगी, लेकिन 600 साल तो एस्टैब्लिश्ड क्लेम है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, छोड़ दीजिए कोई फैसला न्यायालय, लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, कोई माई का लाल सीने पे हाथ रख के कह सकता है कि अनादिकाल से काशी की धरती पर भगवान भोलेनाथ की, आदि विश्वेश्वर की आराधना नहीं हो रही थी, केवल 600 साल के अंदर से हो रही थी? अरे आप बात करते हो फाउंटेन की,
हुजूर गलत फहमी में हो, माफ किया जाऊंगा। ये फाउंटेन का मसला नहीं है, ये बाबा माउंटेन वाले हैं, कैलाश वाले। एक फाउंटेन में सीमित मत करो, ये माउंटेन का मामला है, कैलाश का। आप एक फाउंटेन में फवारा तलाश रहे हो कि यहां सा फवारा था, कार्बन डेटिंग हो जाएगी। अरे अयोध्या के मामले में आप आस्था की बात कहते हो, रामलला विराजमान का जो सूट था, उस सूट के अंदर मेरिट्स के ऊपर केस डिसाइड हुआ था। आदि विश्वेश्वर यहां खुद इसके प्लेंटिफ बन करके खड़े हैं और वेल सेटल्ड सुप्रीम कोर्ट का ये लॉ बन चुका है कि ये इसकी मेंटेनेबिलिटी भी है। हां, मेरिट्स क्या होंगी वो मैं प्रिक्लूड नहीं कर रहा टेलीविजन चैनल पे। मेरिट्स आगे कोर्स ऑफ डिस्कशन में, डेलिब्रेशन में दस्तावेज आएंगे, साक्ष्य आएंगे, और चूंकि अब मामला न्यायालय में चला गया है तो न्यायालय की रोशनी में तय होगा। लेकिन बस एक ही बात कहना चाहता हूं, वो एक ओवैसी साहब है हैदराबाद के, बैरिस्टर एट लॉ, पढ़े लिखे आदमी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा था जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर नॉन फॉलेबल। कितना सम्मान न्यायालय के प्रति और सीजीआई की कोर्ट के प्रति और फुल बेंच के प्रति था, वो देश ने सुन लिया। अंग्रेजी औरों को भी आती है, बैरिस्टर एट लॉ ओवैसी साहब को खाली नहीं आती कि पैलेबल और नॉन पैलेबल कह करके आप चीजों को कारपेट के नीचे सरकार देंगे। चलिए मैं राजू दास जी का रुख करता हूँ। राजू दास जी ये बताइए कि मैं राजू दास जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। समय देखिए खराब होता है, मुझे मौका दीजिए, मुझे जी मैं आपको भी दूंगा मौका। राजू दास जी के सवाल है, जी जी एक चीज एक करके आऊंगा। देखिए ऐसे बीच में टोकेंगे। सलाउद्दीन साहब को आप मौका दें, मैं पूरे तौर पर राजू दास जी से छोटा सा सवाल, लेकिन छोटा सा सवाल लेके पहले एक विषय में और रखना चाहता हूं। जी मैं पहले राजू दास जी के पास जाऊंगा, ऐसे समय खराब होता है। देखिए राजू दास जी ये बताइए कि आप महंत हैं, आपने तमाम वेद पुराण पढ़े होंगे, जो वहाँ की बनारस का जो उल्लेख है, उस उल्लेख के तहत आपको लगता है कि हम ये जो मंदिर पक्ष है या बाबा आदि विश्वनाथ का पक्ष है वो मजबूत रहेगा? नहीं, देखिए है क्या कि हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सब में इसका कहीं न कहीं आल टू आल वर्णन है। लेकिन अभी महोदय बोल रहे थे जिस प्रकार से कि क्या एविडेंस है कि भगवान भोले हैं, क्या एविडेंस है कि ऐसा है, क्या एविडेंस है कि वैसा है। श्रृंगार गौरी की पूजन वर्षिप एक्ट के आप तहत आप खारिज कर रहे हो कि नहीं, वर्षिप एक्ट में आप मुकदमा सुनवाई नहीं हो सकती, ये केस खारिज हो सकती, ये 1947 के बाद ये ऐसा नहीं वैसा, ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। वहां पर प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, भगवान भोले नंदी विराजमान है, भगवान भोले के सामने में प्रत्यक्ष नंबर 1, नंबर 2 श्रृंगार गौरी की पूजन अभी तक चलता चला आ रहा था। माननीय मुलायम सिंह जी के सरकार के काल में वहां कुछ दंगा फसाद ताम झाम करके एक वर्ग, एक संप्रदाय, एक व्यक्ति को खुश करने के लिए वहां पर रोक दिया उन्होंने। तब किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ, किसी के पेट में दर्द नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो राजनीति से प्रेरित थे, क्या थे कैसे नहीं थे। लेकिन हमको सुना कहाँ गया, वर्षिप एक्ट का मामला तो आप बता रहे हो, लेकिन उस समय हमको कहाँ आपने बुलाया, कहाँ आपने हमको सुना, कहाँ आपने हमको बोलने का मौका दिया, कहा आपने मुझको साक्ष्य रखने का मौका दिया? नहीं दिया। लेकिन आभार व्यक्त करता हूं उन माताओं को, धन्यवाद व्यक्त करता हूं हिंदू जनमानस को। कम से कम आज, पहले तो तलवार के नोक पर लोग सलवार पहन लिया करते थे, जोर जबरदस्ती बात करते थे। आप देखिए औरंगजेब ने क्या किया, देश और दुनिया मानती और जानती पहचानती है, पूरा इतिहास के पन्नों में रक्त रंजित लिखा हुआ है, और फिर भी आप बता रहे हो भैया क्या प्रमाण है, कैसे आप बोल रहे हो? नहीं, ये विषय नहीं है, विषय बहुत गंभीर है। अभी महोदय बोल रहे थे अयोध्या का फैसला आस्था पे आ गया। नहीं भैया, आस्था पे आना होता तो कब का आ गया होता। बहुसंख्यक समाज कोर्ट के साथ था, संविधान के साथ था, संवैधानिक लड़ाई लड़कर अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। मुझको संविधान में आस्था है और मेरे पास सारे एविडेंस है, साक्ष्य प्रमाण है, और उसके आधार पर हम काशी की भी मुकदमा जीतेंगे। जी चलिए, शिबू साहब कुछ कहना चाह रहे थे। एक मिनट, शिबू साहब कुछ गुजारिश कर लूं, मैं एक गुजारिश कर लूं, शिबू साहब को भी आसानी हो जाएगी और मुझे भी आसानी हो जाएगी। छोटे में ही बोलिएगा, बहुत छोटे में, मैं तो कोई लंबी बात नहीं बोलूंगा। राखी सिंह वाले केस में
एक मिनट पुरी साहब की बहुत इज्जत करता हूं। नहीं, मैं भी करता हूं। एक मिनट, एक बात और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए, फिर आपके पास इकट्ठा जवाब दे दीजिए। फिर मैं आपके पास राखी सिंह के केस में 16 मई 2022 को, और ये फैसला लोअर कोर्ट का अभी किसी बड़े न्यायालय से निरस्त नहीं हुआ। आपने सियासत की बात पूछी थी, मैं जानबूझ के कह रहा हूं। 16 मई को जब कोर्ट ने ऑर्डर किया तो क्या ऑर्डर किया? कहा मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर कमीशन किया गया, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है, और महत्वपूर्ण साक्ष्य उस दिन क्या मिला था? शिवलिंग मिला था। और कहा गया कि सीआरपीएफ के कमांडेंट को, मैं सीधे सीधे पढ़े देता हूं कोर्ट का ऑर्डर, अपने आप सूरत हाल साफ हो जाएगी। 16/5/2022 को शिवलिंग मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर कमीशन में पाया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि वह इसे सील कर दें। जिलाधिकारी वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि वो वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें। मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए। चलिए शिबू साहब के पास आते हैं। ये किसी सरकार का फैसला नहीं है कालिदास मार्ग वाली। जी 16 मई को कोर्ट का आदेश है, और वो आदेश आज भी तमाम यात्राओं के न्याय के दौरान अनअमेंडेड है। जी शिबू साहब के पास चलते। शिबू साहब, आपको बहुत सारी कुछ बातें आप अपनी भी रखनी है, क्या कहना है आपका? अमित पुरी साहब बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे शहर के, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अफसोस ये है कि आज भी जो उनकी भाषा है वो पूरी तरह पॉलिटिकल है, पूरी तरह हिंदुत्व से परिपूर्ण है। इंसाफ की बात उन्होंने नहीं की। मुझे इस बात का अफसोस है और अफसोस रहेगा। अमित पुरी साहब ने कहा कि वहां 93 में पूजा होती थी, तो अमित पुरी साहब ये केस इंटायर परिसर का है। क्या आपने कहा कि ये केस इंटायर परिसर का है, पूरे परिसर का है? क्या अमित पुरी साहब ये बता सकते हैं कि उस वक्त क्या नमाज वहां नहीं होती थी? क्या अमित पुरी साहब ये बता सकते हैं कि पूरे इंटायर परिसर में क्या पूजा होती थी? बिल्कुल। और अगर उस समय अन्याय हुआ था, उत्तर दो। पॉलिटिकल तू इधर उधर की बात ना कर, तू बता तेरी रायबरेली में काफिला क्यों लुटा? बाबा विश्वनाथ की धरती पर सिंगार गौरी की पूजा कालिदास मार्ग के आदेश से, किस लीगल आदेश से रोकी गई थी? तू इधर उधर की बात मत कर, तू बता तेरी रायबरेली में ये प्लेस एक्ट लगता है कि नहीं? 93 तक पूजा हो रही थी, आपको 47 की बात सुन लेते हैं। अमित पुरी जी, सुनने का धीरज रखिए। मैं नहीं, मुझ में है, मैंने सियासी बात नहीं की, मैंने कोर्ट के फैसले को वो कोर्ट के फैसले कोर्ट किए। अमित पुरी जी, इनकी बात करिए। जी आप सुनिए, हम आपकी बात का सम्मान करते हैं पुरी साहब। जी आप बोलिए। क्या 93 में आप हिंदू नहीं थे? क्या इस देश में कोई हिंदू नहीं था? अगर 93 में सरकार ने रोका गलत था ना कि 93 का फैसला टाइम क्यों लगा? अरे मैं गलत कोट कर रहा हूँ। आपने क्यों टाइम लगा दिया? गलत कोट कर रहा हूँ। वही है ना कि आज आपकी सरकार के फैसले को जो चाहेंगे वो करा देंगे। कल उनकी सरकार थी, मैं उसे कोट कर रहा हूँ। चाहेंगे वो करा कौन हिंदू था और कौन हिंदू नहीं था, इसका सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। 1993 में पूजा काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर रोकी गई कि नहीं रोकी गई? सवाल ये है। एक गरीब इंसान को भुगतना पड़ता है, फैसले से रोकी गई, इस पर सियासत नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल फैसले से रोकी गई, समय निकलेगा। पॉलिटिकल फैसला लिया गया। कोर्ट इस पर पूरा पॉलिटिकल लेक्चर देने से काम नहीं चलेगा। ये कोई लेक्चर नहीं है, कोर्ट के जजमेंट को कोट कर रहा हूं। अगर लेक्चर था तो 1993 में था, फैक्ट पर आइए, जब मरहूम मुलायम सिंह ने फैसला लिया था, पूरी इल्लीगल फैसला लिया था। आप ये बताइए क्या सरकार विधि के द्वारा स्थापित सरकार ने पूजा पद्धति को खंडित किया? सवाल आर्टिकल 25 के अंदर जो रिलीजन को प्रोफेस प्रोपेगेट करने का अधिकार था, किसी भी फव्वारे को पहले ही संविधान की दृष्टिया कोई वकील जाता है सीधे और कहता है हमेशा इलीगल होता है। मैं देख के आया हुआ शिवलिंग निकला है। आप वकील हैं, आप अच्छे से जानते होंगे कोर्ट सील करती है, सम्मान करते हैं। कोर्ट कहती है 20 आदमी नमाज पढ़ेंगे तो भी हम सम्मान करते हैं। हम तो सम्मान कर रहे हैं, चलिए सम्मान कर रहे हैं। पूरी के इस डिबेट में चर्चा होती रही, वर्शिप एक्ट कौन लाया था? हिंदुओं को मारेंगे भी, पीटेंगे भी, पूजा भी नहीं करने देंगे और अपने जो पुराने धार्मिक स्थलों को मांगेंगे तो कानून
कानूनी तरीके से उस पर हथकड़ी लगाने वाला ये कानून वर्शिप एक्ट जो था वो लाया कौन था? जिसने ये कहा था इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, वो लाए थे ऐसा काला कानून हिंदुओं के खिलाफ। ठीक है। दूसरी अहम बात क्या है, आज भी विवादित परिसर के अंदर हमारा तहखाना मौजूद है, यही हमारी सच्चाई है। आज भी हमारा तहखाना मजबूत है। क्यों अनुपम जी बताइए, गलत कह रहा हूं तो बात। और महंत राजू दास, ठीक है, अभिषेक पांडे का मैं रुक करूंगा, मैं अभिषेक पांडे का रुक करूंगा। चतुर्वेदी एक अच्छे वकील रहे ने कही एक बात, वहां पर सबूत नहीं मिटा पाए। असल में महंत जी वहां सबूत मिटाना नहीं चाहते थे मुगल हमको बेइज्जत करने के लिए। आज वही इंडिया की जूती मुहैया के ऊपर पड़ गई। आज वो सबूत जो हमको चिढ़ाने की रखना चाहते थे, वो सबूत चिल्ला के वहां कह रहे हैं कि बाबा उस फैसले को देखते हुए अब आगे किस तरह की कार्रवाई करेंगे और क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए हैं इस फैसले के बाद? देखिए, कोर्ट का जो निर्णय आएगा या फिर जो आने वाला है, जिसकी संभावना लोग जता रहे हैं, दोनों पक्ष अपने बारे में सोच रहे हैं कि इससे क्या उनकी जो प्रेयर है कोर्ट में उस पर कितना असर पड़ेगा, ये बहुत दूर की बात है। लेकिन अब सरकार के तौर पर अगर देखा जाए तो व्यवस्था बनी रहे, कम से कम दोनों समुदायों में, दोनों पक्षों में व्यवस्था बनी रहे, दिक्कत ना आए, इस बात को इंश्योर करने के लिए कहा जा रहा है। अयोध्या का हमने देखा है कि अयोध्या का मसला कितने लंबे समय तक चला, कितनी दिक्कतें झेलने को मिली। वैसी दिक्कत यहाँ पे काशी में देखने को ना मिले। और अब चाहे किसी भी पक्ष के तरफ फैसला जाए, ये मामला सिर्फ अदालत से ही हल होना है। ये भी हमने देख लिया कि ये मध्यस्थता से और आपस से नहीं सुलझेगा, ये कोर्ट ही इसको सुलझाएगी। तो कोर्ट पर ही दोनों पक्षों को भरोसा रखना चाहिए और कोर्ट मेरिट पर ही फैसला देगी, ये विश्वास रखना चाहिए। जी चलिए, समय कम है, मैं 30 सेकंड में एक ही सवाल पूछूंगा आप सबसे। क्यों, शिबू साहब से मैं शुरुआत करता हूं। शिबू साहब 30 सेकंड में बताइएगा, क्या कोर्ट के बाहर आपसी सुलह सहमति से ये मुद्दा तय नहीं हो सकता? देखिए, मुद्दे तो सब तय हो सकते हैं, लेकिन ये मसला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और जहां राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है वहां शायद इस तरह के मुद्दे सुलह समझौते से हल होना बहुत मुश्किल है। चलिए मैं अनुपम जी का रुकूंगा। अनुपम जी, यही सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है कि एक कोर्ट के बाहर का मीडिएशन का भी रास्ता हो सकता है? एक बार राम मंदिर मुद्दे में भी कई बार कोशिश करी गई थी, उसी तरह की कोशिश यहाँ की जाए तो कुछ हल निकल सकता है? देखिए, ऐसा है भाई साहब, देखिए कि वो जमीन हमारी है, वो भगवान आदि विश्वेश्वर की जमीन है, वो जमीन पूरी हमें चाहिए, हमारे दे दें, उसके बदले ये जो करना चाहे वो कर ले, लेकिन वो जमीन हमें चाहिए। इसमें सुलह का कोई रास्ता इस तरह से नहीं बन सकता। जबरदस्ती और छीनी गई जमीन पर सुलह का कोई जगह नहीं बनती। चलिए, वो हमको दे दें, हमको वापस लौटा दें, उसके बाद जो होगा बात हम बैठ के करेंगे। राजू दास जी, आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, देखिए, जो चीज उनकी है ही नहीं तो उसमें क्या सुलह करना, वो चीज हमारी है। औरंगजेब ने उसको तोड़ा तो उससे क्या हमको सुलह करना है भाई? आप देखिए, तमाम ऐसे जगह है, आप नमाज तो कहीं पढ़ सकते हो, लेकिन आज ने अनाज से आदि विश्वेश्वर की हमारी मंदिर है, वो मंदिर रहेगी। ठीक है। अमित पुरी जी, देखिए, किसी भी जुडिशियल प्रोसेस के अंदर कोई डायलॉग आउटसाइड द कोर्ट अगर कोर्ट के डायरेक्शंस पे होता है तो वो होने दीजिए, लेकिन मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि चीज़ें जहाँ तक अभी पहुँची हैं वो कोर्ट के ऑर्डर और मेरिट से पहुँची है। आगे का रास्ता भी कोर्ट के ऑर्डर और मेरिट से ही पहुँचेगा। इन बिटवीन अगर कहीं विजडम प्रिवेल करना चाहती है तो विजडम प्रिवेल करे, उसके लिए कहीं कोई रोक नहीं है। सुमति हमेशा अच्छी चीज़ है, किसी को सुमति आ जाती है तो अच्छी बात है। शिशिर जी, देखिए, सुलह से हमने जो है पाकिस्तान दिया है और पाकिस्तान में हमने अपने लाखों मंदिर भी हमारे चले गए, हमारे धार्मिक स्थल सब चले गए। हमने सुलह से बहुत बड़ा भूभाग इस देश से दिया है। अब इस देश में तो बहुसंख्यकों को उनको सम्मान के साथ उनके सारे धार्मिक स्थल जो चीजें गए वो वापिस दे देने चाहिए।
दूसरी बिंदु यह है यहां पर कि अगर शिबू जी चाहें या शिशिर चतुर्वेदी चाहें और टेबल पे टॉक करना चाहे तो क्या पूरा हिंदू समाज या मुस्लिम समाज मानेगा? लेकिन कानून से दिया हुआ जो फैसला है उसको सभी लोग समानता के आधार पे मानेंगे। राम जन्मभूमि में हिंदू महासभा को हिंदुओं का पक्ष रखने के लिए और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मुसलमानों का पक्ष रखने का अधिकार दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिशिर जी, और अमित पुरी जी आपका भी शुक्रिया, राजू दास जी आपका शुक्रिया, अनुपम जी आपका शुक्रिया, शिबू साहब आपका शुक्रिया, और अभिषेक पांडे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया और अपने अपने पक्ष को रखा। तो आपने सुना कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर दोनों ही पक्षों के अपने अपने सवाल हैं और अपने अपने तरीके से वो अपने अपने पक्ष को मजबूती से रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये रास्ता, जैसे हम लोगों ने आखिर में बात की, क्या सुलह सफाई से भी निपट सकता है? तो लब्बो-लुआब ये निकल के आया कि अगर हाँ कोर्ट के माध्यम से कोई मीडिएशन हो तो ये बात आगे जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को कहना है, अनुपम द्विवेदी का, शिशिर चतुर्वेदी का, राजू दास का, उनका ये कहना है कि भाई जो चीज़ हमारी है हम उसमें सुलह समझौता क्यों करें, वो तो पूरी हमें चाहिए। अब ये तो है पर्सनल अपना एक रिएक्शन, लेकिन कोर्ट अपनी तरह से अपने प्रोसीडिंग की साथ काम करती है और वो तमाम तथ्यों को देखेगी, तमाम एविडेंसेस को देखेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन 2 दिसंबर को डेट है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें देखना होगा कि कैसे कैसे दोनों पक्ष अपनी बातों को रखते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।